बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपके क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर अब मेरे 106 पेट्रन्स हो गए हैं पेट्रियन पे जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोग मुझे कहते हैं कैसे करें। सिंपल है, जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करें तो आपको सामने सब नज़र आ जाएगा कि किस तरह आप सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। नया साल आ गया है, मैंने कुछ थोड़ी सी ब्रेक ली थी, कुछ सेहत में थोड़ा सा हल्की फुल्की मौसीकी हुई तो थोड़ा आराम किया है। माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला पाकिस्तान के लिए, आप सब के लिए ये नया साल मुबारक हो। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही मेजर मफरूज़ा लेके चलूँगा जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक, और मेरी सारी एनालिसिस और प्रेडिक्शन, मैं एक नजूमी तो नहीं हूँ लेकिन एक प्रेडिक्शन भी करने के लिए आज तैयार हूँ जो कि मैं करूँगा, तो इसको बहुत गौर से सुनिएगा। अरशद शरीफ की मैंने वीलॉग तैयार कर ली है और इंशाल्लाह अगला वीलॉग मेरा एक्सक्लूसिवली अरशद शरीफ के ऊपर होगा। अल्लाह सुब्हान ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं उसको कंप्लीट करके आपके सामने पेश कर सकूं। ये मेरा वीलॉग जो है ना, शायद मेरे 2 अप्रैल के जो प्रेडिक्शन थी कि बाजवा पाकिस्तान में मीर जाफ़िर और मीर सादिक की गद्दारों की जो फहरिस्त है उसमें तीसरे नंबर पे आएगा, ये मेरा ख्याल है उसके बाद मेरी नज़र में मेरा सबसे अहम तज्ज़िया और प्रेडिक्शन है कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, ये जो तज्ज़िया, मफरूज़े, ख़बर, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, ये सब एक मिक्स्ड बैग होता है। इंफॉर्मेशन आपको सही मिल सकती है, तज्ज़िया आप उसका मुख्तलिफ अक्स कर सकते हैं किसी और से। एनालिसिस आपका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आधा सही आधा गलत। तज्ज़िया होता है, और वो जाविया जो आप इख्तियार करते हैं और हम सब इख्तियार करते हैं, वो हम एक बेसिक प्रेमिस से करते हैं कि हम बेसिक प्रेमिस क्या लेके चल रहे हैं और उसके ऊपर अपनी हम आर्ग्यूमेंट क्या बिल्ड कर रहे हैं। तो आज की जो मेरी प्रेमिस जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक है वो बहुत आम है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको गौर से सुनिएगा। पहले ये ज़रा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान के मसले इस वक्त क्या है। मेरी नज़र में और सबकी नज़र में 4 बड़े मसले हैं। सबसे पहले आपकी मईशत, बेपनाह महंगाई, बेरोज़गारी, कारोबार सारे ठप, फैक्ट्रियां बंद, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़त्म, कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई डोनर एजेंसी नहीं, कोई मल्टीलैटरल एजेंसी नहीं, चाइना भी देने के लिए नहीं तैयार है। आपकी 24% टैक्स कलेक्शन कम हुई है 6 महीने में। इसका क्या मतलब हुआ कि फैक्ट्रियां बंद हुई, कारोबार बंद हुए तो उन्होंने कम टैक्स दिए। दूसरा क्या मतलब हुआ कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हुई, पैसा कम हुआ, उन्होंने कम चीज़ें खरीदी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो कम हुई। बहुत बड़ा ये एक एविडेंस है कि पाकिस्तान की मईशत तकरीबन बिल्कुल तबाही के दाने पे खड़ी है। दूसरा, टेररिज्म, जो कि ये 2 चीज़ें आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी जो बयानिया था और आज भी हो रहा है, दूसरी मीटिंग हो रही है जो आपने सुना। और टेररिज्म है, ये क्या वजह है? इनफेक्टिव गवर्नेंस है, वीक सिक्योरिटी अपरेटस है, वीक स्टेट है, वीक इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तीसरी क्या चीज़ है? पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी क्यों है? हुकूमत के ऊपर किसी को कोई भरोसा नहीं है, उनकी पॉलिसियों पे भरोसा नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कल रहेगी या नहीं रहेगी, और इसकी वजह से इन्वेस्टर को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। 7,60,000 लोग पिछले साल पाकिस्तान छोड़ के चले गए, 3 गुना ज़्यादा 2021 से। तबाही है। और इमरान ने इसका अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, जो कि मैं आगे जाके इमरान की तकरीर का जिक्र करूँगा। और फाइनली, खौफ, ज़िंदगी का, प्रॉपर्टी का, लिबर्टी का, सच बोलने का। जाता कोई नहीं पाकिस्तान, भाग गए हैं लोग, पाकिस्तान से भाग रहे हैं, सहाफ़ी भाग रहे हैं, मेरे जैसे लोग वापस नहीं आ सकते। मेरे बेटों पे केसेस हैं, मेरे पे केसेस हैं। अच्छा, सही कत्ल। आम आदमी खौफ में है बहुत सा। लॉन्ग टर्म तो मसले हमारे एक डिफरेंट नौइयत के हैं कि हमारी दूरस्त इस्लाहात हमें चाहिए, हमारी फ़ौज में,
हमारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में, हमारे इलेक्शन के निज़ाम में, हमारी जुडिशरी में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे पुलिस में, हमारा पूरा जो सियासी निज़ाम है, तो उसकी बात आज नहीं है। आज इमीडिएट जो मसले हैं उनके ऊपर बात होगी। अब मैं आता हूं कि ये जो सारे मसले हैं, सवाए जो दूर हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इनका जवाब कहाँ है, ये हमें सोल्यूशन कहाँ से मिलता है? सोल्यूशन मिलता है कि अगर पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग, ताकतवर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जो लोगों के उम्मीदों की अक्कासी करती है, अगर वो होगी तो ये मसले हल हो जाएंगे। कैसे? इसलिए कि अगर एक हुकूमत ऐसी आएगी तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनके पीछे भी, हुकूमत भी पीछे उनके होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव होगी लोग भी उनके पीछे होंगे। मैंने एक ट्वीट की थी, मैंने कहा था ये कोई भी फौज किसी दुश्मन के साथ लड़ नहीं सकती, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हो या बाहर का दुश्मन हो, अगर उसके पास कौम की सपोर्ट नहीं है। और ये लेसन 101, ये पहला लेसन है जो हमने 1971 में सीखना चाहिए। तो ये कैसे आएगा? और ये हम सबको पता है कि इसका सबसे पहला कदम यह है कि पाकिस्तान में एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो, जिससे हमारे लोगों के अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आए, जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारे गैर मुल्की जो मुल्क हैं, जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर हैं और जो हमारे कारोबारी हैं, सब में एक कॉन्फिडेंस है कि यार पाकिस्तान को ये केयर टेकर आ गई है, इसके बाद इलेक्शन होंगे, इमरान बड़ा पॉपुलर है, ठीक आदमी है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है ना सही रास्ते पे चल पड़ा है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर कोई अभी भी सोच रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को लाने से कुछ होगा, तो ये मैं आपको आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, ये इतना अहमकाना और बेवकूफ़ाना स्टेप है, ये सुइसाइडल है, ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा। इसकी तरफ तो प्लीज़ कोई भी सोचेगा नहीं। अब आ जाते हैं जनरल आसिम के ऊपर। जनरल आसिम के ऊपर जी मैं उनके पहले एक्शंस करता हूँ, फिर मफरूज़ा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरल आसिम की ना दो बड़े उन्होंने एक्शंस जो हमें नज़र आए हैं, जो हम कह रहे थे कि किसी की नीयत और उसके इरादे और उसके एक्शन से पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, वो सोच क्या रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसका इरादा क्या है। पहला एक्शन उन्होंने किया है कि उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की इंक्वायरीज लॉन्च कर दी हैं उन ISI के अफसरान के खिलाफ जो इस वक्त मौजूदा ISI में थे, कुछ बाहर थे, मेजर अरसलान जो ADC थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, और पहले इमरान खान साहब के थे जिन्होंने ऑडियो टेपिंग की है। एक और ब्रिगेडियर आसिफ साहब हैं, हाजिर सर्विस हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है या बुलाया गया है, पूछ गुछ की गई है। ये मेजर जनरल क्यूम एक जो फॉर्मर हमारे पाकिस्तान स्टील के मेरा ख्याल है ये चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हुए हैं, इनके ये दामाद हैं, इनको भी बुलाया गया है। उसने कहा है जी मुझे तो जो हुक्म मिलता था मैं करता हूँ, मैं तो फ़ौज की नौकरी करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। हाँ ये बिल्कुल किए, मैंने बनाई है, ऑडियोज़ भी रिकॉर्ड किए हैं, वीडियो भी बनाई है। फिर जनाब कुछ एक्शंस जो कि मेरा ख्याल है उन्होंने ISI के अंदर लेने चाहिए, उनकी मैं बात कहूँगा। और दूसरा उनका एक्शन, एक तो इंटरनली इन्होंने लिया है, दूसरा उनका एक्शन है जो मेरी नज़र में एक्शन तो नहीं है लेकिन उससे इरादे का पता चलता है। उन्होंने जो नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड में अपनी स्पीच की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत ही सीरियस दौर से गुजर रहा है, क्रिटिकल जंक्चर लफ्ज़ है। लोग कहते हैं जी हम तो 1948 सुन रहे कि पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे ठहरा है। ये मजाक की बात नहीं है, वाकई इस वक्त जो है ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वैसे ऐसी बात नहीं है। और सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलना चाहिए। ये उन्होंने बड़ी, ये बहुत मानीखेज तकरीर है सारे स्टेक होल्डर्स की। पाकिस्तान में जी वैसे तो अगर देखा जाए ना तो दो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक है अवाम पाकिस्तान की जिसके हाथ में बहुत ताकत है, लाजमी बात है, अपने वोट की, अपने दिल की, अपने नीयत की, अपने इरादे की, बहुत बड़ी ताकत। ये इस वक्त अक्कासी इसकी कर रहा है कौन? वो कर रहा है इमरान खान, PTI। इसलिए कि 80 से 90% लोग इमरान खान को समझते हैं कि ये बंदा ठीक है, जो मर्जी आप उसके मतलब कहते रहें, जितनी ऑडियो रिलीज़ कर लें, वीडियो रिलीज़ कर लें, तोशाखाना फलाना ये वो। लोग कहते हैं जी ये इस बंदे ने
यही बंदा हमें जो है ना कश्ती को पार लगा सकता है, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। चलिए जी हम कहते हैं अंधों में काना राजा, ये भी कह दे कोई, मैं वैसे ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि इमरान बहुत बड़ा रिफॉर्मर है और उसके ऊपर बहुत अल्लाह सुब्हान ताला का करम है। ये मेरी ज़ाती दिल की एक मेरी बिलीफ है। दूसरा क्या है, फौज। और अगर एक छोटा सा उसमें आप एक और सवा डाल देना, 2.25, तो जुडिशरी। तो ये 2.25 हैं असल में लोग जिनकी अक्कासी इमरान करता है, फौज जिसकी अक्कासी आसिम करता है, ये दो। अभी ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो दोनों इदारे हैं ना, अफवाज पाकिस्तान 6.5 लाख और हमारे सिविल आर्म फोर्सेस मिला लोग के मिलियन है ना, 1.2 मिलियन 12 लाख, और पीटीआई के लोग, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये ऑनेस्टली अक्कासी करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को। क्यों? इसमें हर नस्ल का, हर ज़बान बोलने वाला, हर इकोनॉमिक सेगमेंट का, अमीर गरीब, मर्द औरत, हर किस्म का आदमी जो है ना, औरत, ये इन दो ऑर्गेनाइजेशंस में करता है। अगर, जो कि मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि अगर ये दो फोर्सेस मिल के पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने में कोलैबोरेट कर ले तो पाकिस्तान चुटकी बजाने से पहले अपने बहरान से निकल जाएगा। ये मेरा यकीन है। और यही मैं जनरल बाजवा के साथ बार बार यही बात होती थी कि आपने इमरान जैसे आदमी को सपोर्ट करना है, सिविलियन इदारों को ताकतवर करना है कि हम इसके स्टीयर कर सकें पाकिस्तान को इस मैस से। आसिम के ऊपर बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्होंने पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद करवाना है, क्योंकि यही एक एक्शन है जिससे बाकी सारे मसले हल हो गए। अब मैं आता हूं आसिम साहब के, जो मैं मफरूज़ा लेके चल रहा हूं इस एनालिसिस के पीछे। मेरा मफरूज़ा ये है जी, और इसके अंदर कुछ थोड़ी खबर भी है लेकिन ज़्यादा मफरूज़ा है, इसलिए कि मुझे कुछ मुख्तलिफ बातें भी आसिम साहब की बताए। कहते हैं जी इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है, बिल्कुल करप्ट नहीं है, सख्त है, बड़ा कमिटेड है, और आप देखेंगे कि वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी निकलेगा और वो सख्त फैसले करने के लिए भी तैयार है। अच्छा, ये एक और इसके साथ बात जुड़ी हुई है कि एक आदमी जब आर्मी चीफ बनता है ना, तो वो फिर जी हजूरी के खौल से निकल आता है, फिर वो उसकी सारी हथकड़ियाँ टूट जाती हैं और वो एक मुख्तलिफ आदमी निकलता है। तो ये भी हमने देखना होगा कि आसिम मुनीर ये एक मुख्तलिफ आदमी निकला, जिस तरह बाजवा निकला, लेकिन वो तो खुडे लाइन वाला, लूप लाइन, वो तो घटिया किस्म का आदमी निकला। और दूसरी वजह यह आसिम मुनीर को ये करने के लिए, इसलिए कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, ये इसी इदारे फौज की वजह से, बाजवा की वजह से, जो उनका प्रेडिसेसर है उसकी वजह से हम आए हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि हम, जो इन्होंने एक ही इक़दाम उठाना है कि हमें इस दलदल से निकालें, वो है कि जो भी उनके पास पावर और इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन। तो मफरूज़ा ये है कि आसिम ऑनेस्ट आदमी है, करप्ट आदमी है, अच्छा आदमी है, मुहिब वतन है, पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालना चाहता है। ये मेरा मफरूज़ है। अब इस मफरूज़े को लेके मैं आगे चलता हूँ। अच्छा देखिए जी, जब मैं फ़ौज कहता हूँ ना, तो मैं बेसिकली मेरे दिमाग में एक्चुअली 2-3 लोग होते हैं। और पिछली दफ़ा मैंने कुछ जर्नैलों की बात की, मैंने कहा जी 10 से 11 जर्नैल हैं, और असल में जो सारा पावर है ना ये इधर कॉन्सेंट्रेटेड है। 6.5 लाख की फ़ौज है, 11 जनरल उसको जो है ना, जो इम्पोर्टेंट है की हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी चीफ है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो DGISI जो नदीम अंजुम है, जो कि बहुत बड़ा मुजरिम है इस पूरे हालात का, ये सबसे चोटी का मुजरिम है बाजवा के बाद। अच्छा, तीसरा बंदा है CGS, बहुत अच्छा आदमी है, सईद कहते हैं, बड़ा प्रोफेशनल है। फिर आपके हो गए पिंडी, पेशावर, क्वेटा, लाहौर और कराची के कोर कमांडर।
अब इसके अंदर जो पिंडी वाला है शाहिद इम्तियाज़, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। लाहौर वाले सलमान की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। पेशावर वाले हसन अजहर हयात की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। सवालिया निशान है कोयटा के कोर कमांडर आसिफ गफूर का, इसलिए कि वो बहुत करीब रहे थे बाजवा के, उनके DGISPR भी रहे थे, सवालिया निशान है। और कराची वाला जो कोर कमांडर है वो तो बिल्कुल काला धन है, जिस तरह इफ्तिखार बाबर है अपना नदीम अंजुम है, ये काला धन है। फिर मैंने इसके अंदर एक कोर कमांडर ऐड किया है, गुजरांवाला आमिर, जो कि मैं बताता हूँ मैंने क्यों किया है। हालांकि वो इन 5 जो कोर कमांडर्स हैं इनके तरीक़े का ताकतवर तो नहीं है, लेकिन किसी और वजह से वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। उसके बाद क्या आ जाए जी, आपका DGC आ गया फैसल नसीर, काला धन, बिल्कुल काला क्रिमिनल आदमी। और DGMI सवालिया निशान इफ्तिखार, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बाजवा के 6 साल, पहले ब्रिगेडियर के, फिर मेजर जनरल, आखिरी 1 साल में मेजर जनरल प्रमोट हुए, रहे 2 साल, 1 साल बाजवा के साथ, उसके बाद DGMI बना दिया। और DGMO वो उनके मुतालिक मेरे पास ज़्यादा खबर नहीं है, सुना है ठीक होंगे। तो इनके अंदर जो सबसे ख़तरनाक, ये जो मैंने अभी 11 जर्नलों की आपके सामने नाम लिए, सबसे ख़तरनाक है DGISI, बिल्कुल काला नदीम अंजुम, कोर कमांडर आमिर बिल्कुल काला, DGC फैसल नसीर बिल्कुल काला। ये 3 जर्नल बिल्कुल काले, बहुत ख़तरनाक, बड़े डेंजरस। आमिर क्यों डेंजरस है? देखें जी, खुदा न खास्ता अगर आर्मी चीफ को कुछ हो जाए ना, तो सीनियर मोस्ट, एक ये प्रेसिडेंस है कि सीनियर मोस्ट कोर कमांडर टेक ओवर करता है, उसके लिहाज से आमिर सीनियर मोस्ट कोर कमांडर है। आमिर इंतहाई करप्ट आदमी है, बहुत करीब हैं जरदारी के, जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्टली ये मुलविस हैं, इंतहाई दुश्मन हैं इमरान के। और इनका अगर किसी भी तरीके से आर्मी चीफ, अगर ये खुदा न खास्ता आर्मी चीफ कुछ हो गया, तो इनको तब्दील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मैं थोड़ा सी आगे जाके बात करता हूँ। तो ओवरऑल क्या है जी, ओवरऑल ये है कि आसिम के पास एक अच्छी प्रोफेशनल टीम है, अगर इन 3 जर्नलों को निकाल दे। उसके बड़े अच्छे कोर कमांडर, उसका CGS भी बड़ा अच्छा है, बाय द वे उसको AG भी बहुत अच्छा है, ये भी बड़ी एक की पोजीशन है। सॉरी मैं मिस करें, आसिम मलिक जनरल GM मलिक के बेटे हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन, सारे क्लीन हैं। सब कहते हैं जी इनमें से करप्ट कोई नहीं है, अमीर जरूर होंगे, प्लॉट इनके पास इतने होते हैं, लेकिन करप्ट नहीं है। ये बाजवा की तरह 2 नंबर नहीं, नदीम अंजुम की तरह फैसिस्ट नहीं है, इमोशनली अनस्टेबल, सीरियल किलर मेंटालिटी नहीं है, पागल नहीं है, फैसल नसीर की तरह, इफ्तिखार बाबर की तरह दागी नहीं है कि जिन्होंने अपना तन मन धन सब लुटा दिया, इज्जत सब कुछ बाजवा के सपोर्ट में अपनी बेइज्जती कराई। अब मेरा मफरूज़ा याद रखें कि आसिम जो है ना वो ऑनेस्ट है, मुहिब वतन है, पाकिस्तान को दलदल से निकालना चाहता है, उसके पास टीम भी अच्छी है। पाकिस्तान की फौज में 27,000 अफसर हैं, आपको पता है 27,000। अगर आप ये 11 लेना तो ये जनाब मुश्किल से कोई बनते हैं, मेरा ख्याल है कि कोई 0.004%। और मेरा ख्याल है कि पूरी इस गंदगी में 200 अफसर इन्वॉल्व थे, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, कप्तान। और सारे के सारे गंदे भी नहीं हैं। अगर सारे के सारे इसके अंदर जो बहुत ही गंदे होंगे ना, जिसके अंदर ISI का नदीम अंजुम, फैसल नसीर, सेक्टर कमांडर उसके, कोई सर्वे कमांडर्स MI के, DGMI, और जो इस किस्म के इनके नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जो लोग हैं, ये मेरा ख्याल है 50-60 अफसर होंगे सब मिला के 27,000 में से 0.22%। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ जो हम सब फौज को जो बेचारे जाने दे रहे हैं ना, बिकॉज वो नहीं कुछ कर सकते। आप अच्छे कि 6.5 लाख में से अगर 27,000 अफसर हैं तो 6.25 लाख तो सूबेदार, JCO, NCO जवान है। वो बेचारा रोज़ अपनी जान लेता है और हम कहते हैं जी फौज जो है, फौज को हम गालियाँ देते हैं। ऐसे मत करें, आपने इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। और अब मैं मफरूज़ा लेके चल रहा हूँ कि आसिम क्लीन है, अच्छा कॉन्टेक्चुअलाइज करो। अच्छा जी,
मैंने कहा था कि मैं आसिम के आईएसआई के एक्शंस पे आपसे बाद में बात करूंगा। क्या उसने आईएसआई के और एक्शंस क्या कर रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वो उसके इरादे और उसका इंटेंट, उसकी नीयत ठीक है, वो मुहिब वतन है, वो ऑनेस्ट है, वो करप्शन के खिलाफ है, वो मुल्क को बचाना चाहता है। उसने जनाब डीजीआईएसआई को चेंज करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने डीजीसी को करना है, चाहे वो कितना मर्जी इसका बगल बच्चा रह चुका हो। डीजीसी इज़ ए क्रिमिनल, उसके खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं जैसे नदीम अंजुम के पास। सारे सेक्टर कमांडर इसने चेंज करने हैं। सेक्टर कमांडर के नीचे जितने वो लेफ्टिनेंट कर्नल्स और मेजर्स हैं जो अबडक्शन में, रेप में, मर्डर में, वीडियोस बनाने में, ब्लैकमेलिंग करने में, सेक्सुअल अब्यूज करने में, टॉर्चर करने में इन्वॉल्व हैं, सबको उसने रिमूव करना है, इंक्वायरीज करानी है। उसने डीजीएमआई और डीजीएमआई के अंडर जो 6-8 सर्वे कमांडर्स हैं उनको भी तब्दील करना है, इसलिए कि ये डीजीएमआई बहुत लॉयलिस्ट है बाजवा का। उसने आमिर को भी चेंज करना है, कोर कमांडर गुजरांवाला, इसलिए अगर आमिर को चेंज ना किया और खुदा न खास्ता कुछ हो गया आसिम साहब, पाकिस्तान पे कुरान टूट जाएगा अगर आमिर किसी तरीके से एक्टिंग आर्मी चीफ भी बन गया। इफ्तिखार बाबर को चेंज करना है, आप उसको 5 कोर कमांडर नहीं रहने दे सकते। वो अभी आप देखें ये जो सारा एमक्यूएम की जोड़ तोड़ हो रही है और एकदम जरदारी चलाकियों में और ख़रीदने शुरू कर दिए बाप पार्टी, ये सब इफ्तिखार बाबर इसके पीछे है। आप उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। डीजीएमआई को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, वो भी ख़ास और ख़ास बाजवा का आदमी है। और अपने आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी भी चेंज करना पड़ेगा जो कि बाजवा का लगाया हुआ है। शायद आपको उसकी ज़रूरत हो कि आपको पता चलता रहे कि बाजवा क्या 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 कर रहा था, लेकिन आपको अपना लॉयलिस्ट लेके आना है जो आपके साथ लॉयल है और करप्ट नहीं है। इरफान साहब का मुझे नहीं पता, मेजर जनरल इरफान जो बाजवा के अभी पीएस थे जो आपके भी हैं कि वो करप्ट है कि नहीं, मेरे पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सबसे बड़ा आपको आईएसआई का जो पॉलिटिकल विंग है उसको आपने डिसमेंटल करना है और उनका मीडिया सेल का। दूसरा एक्शन आपका क्या है, ये तो आईएसआई के अंदर कि इमरान खान के साथ डायरेक्टली इंगेज करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की होल्ड करें। अब इससे देखिए क्या होगा, जैसे ही आप ये इमरान के साथ इंगेज करेंगे एकदम पॉलिटिकली अनसर्टिनिटी ख़त्म हो जाएगी, लोगों के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, मईशत के अंदर थोड़ी सी जान आएगी, बाहर वाले लोग देखेंगे कि यार ये बात आगे चलने वाली है, खौफ व फिज़ा की जो फिज़ा है ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिकल इस्तेकामत, स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेकाम, और आपकी एबिलिटी टू फाइट टेररिज्म वो बढ़ेगी, इसलिए कि अब मुल्क जो है वो आपके साथ है, अवाम आपके साथ है। अगर तो जनाब आसिम साहब ऑनेस्ट हैं, करप्ट नहीं हैं, स्ट्रांग हैं, प्रोफेशनल हैं, मुहिब वतन है, तो वो ये इकदाम लेंगे। वो एसआई वाले भी इकदाम लेंगे, ये अफसरों की रिमूवल के भी लेंगे और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की करेंगे। मुझे लोग बार बार कहते हैं हैदर मेहदी तो क्या अपने साहब को बड़ा कुत्तू अफलातून है। ये जब मैं बाजवा के मुतालिक कहता था, कहता तू समझता है तुझे बाजवा से ज़्यादा पता है, तुझे समझता है ये जितने जर्नैल हैं इनसे तुझे ज़्यादा पता है, जो तू कह रहा है ये गद्दार है। ये मैं 2 अप्रैल के बाद की बात कर रहा हूँ जब मैंने उसको गद्दार कहना शुरू किया। मैं इनसे कहता था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इवेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ और अमूमन मेरा तज्जिया और एनालिसिस डिडक्शन जो है वो ठीक होते हैं। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ बाजवा गद्दार है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, ये मैं 2 अप्रैल से कह रहा हूँ। अभी भी मैं ये कहता हूँ मुझे नहीं पता आसिम से ज़्यादा, मुझे इसके प्लान्स का नहीं पता, मुझे इसके जर्नैलों का नहीं पता, मुझे इसकी ब्रीफिंग का नहीं पता। मैं जो सामने इवेंट्स हैं मैं उनको देख रहा हूँ, मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ और उनसे जो ये मैं अभी कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये उस बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। दूसरा जो बड़ा चीज़ हुआ है वो है, दूसरी जो बड़ी चीज़ हुई है वो है इमरान की तकरीर। ये एक बड़ा मुख्तलिफ इमरान था, बड़ा तहम्मुल से इसने बोला, बड़ी कॉन्फिडेंटली बोले, बड़े लो की बोले। ये इसकी जो ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है और ऑपोजिशन में नहीं है। ये जो इसकी बड़ी एक वो कहते हैं ना जंगजू किस्म की फायर एंड ब्रिमस्टोन जिसको कहते हैं, आग और तूफान वाली तकरीर ये नहीं थी। ये एक ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर कौम को तैयार कर रहा है कि बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, कीमतें बढ़ने वाली हैं,
आप लोगों की कमरे टूट जाएंगी। जर्मनी और जापान की मिसाल दी, बिल्कुल जो तबाह हो चुके मुल्क। ये बड़ी मानी खेज तकरीर थी। अब आप आसिम की तकरीर को कनेक्ट करें जो उसने नेवल एकेडमी में की कि जी हम जो है ना मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स को हम मिलाना चाहते हैं, बिकॉज मुल्क की बहुत मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी का, टेररिज्म का। उसने ये जो छोटे से एक्शंस लिए हैं ISI में लोगों के खिलाफ जो ये ब्लैकमेलिंग और वीडियो शीडियो बना रहे थे, और इमरान की तकरीर, इसको ज़रा आप जोड़ें और मेरा मफरूज़ा लेके निकलें, तो फिर मैं थोड़ी सी इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल नतीजा कोई खबर नहीं है इसमें कि मेरा ख्याल है आसिम और बाजवा के दरमियान कोई बातचीत हुई है। ये मेरी बिल्कुल एक तज्जिया है, ये मफरूज़ा डिडक्शन है, प्लीज़ कोई खबर नहीं है कि लोग क्या हैदर मेहदी को पता है। मेरा ख्याल है उनकी आपस में बात होगी, वरना इमरान इस किस्म की तकरीर ना करता और ये आसिम भी ना तकरीर करता नेवल एकेडमी में। तो मैं एक बड़ी मेजर ये डिडक्शन इससे निकाल रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। और पॉजिटिव सिग्नल्स क्या है? बड़ी सख्त टफ टॉकिंग हुई है पहली नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में। बिलावल को और इसहाक डार को दबा के इन्होंने थप्पड़ मारे हैं, तरीके से मारे हैं लेकिन दबा के मारे। दूसरी NSC मीटिंग होने वाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल बॉडीज़ की डिसीजन जो है बड़ी सख्त तोशाखाने के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने खड़ा कर दिया कि जी 1947 वहाँ से अब ये भाग रहे हैं इमरान के केस के लिए। ECB भाग दौड़ कर रहा है इलेक्शन कराने के लिए। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये एक लग रहा है कि जो हमें ये टनल में से आगे जो लाइट नज़र आ रही है ना, वो इस टनल से बाहर निकलने वाली सूरज की लाइट है, सामने से आने वाली ट्रेन की लाइट नहीं है कि जो तसादुम हो ऐसे करके। आसिम के बहुत सवालिया निशान है, ये मैं मानता हूँ कि ये बाजवा का क्रोनी है, ये उसका ख़ास उल ख़ास था, ये जी इमरान के बहुत ख़िलाफ़ है, इसने बड़ी बातें की इमरान के ख़िलाफ़, ये जी नवाज़ का आदमी है, उसके कहने पे इसको बुलाया गया है, ये बहुत ही घटिया किस्म के मोहसिन बेग जैसे लोगों का दोस्त है। ये सवालिया निशान ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद अगर मेरा मफरूज़ा ठीक है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ जब आर्मी चीफ बनता है तो वो एक नया आदमी होता है, जैसे कि एक लार्वे में से कैटरपिलर निकल के एक तितली बनती है। आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल से जब 4 स्टार बनता है वो भी एक तितली बनता है, ठीक है ना जी। तो ये अब देखते हैं ये तितली बनता है या ये बिच्छू बनता है। लेकिन अगर मेरा मफरूज़ा सही है ना तो ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान की। लेकिन अगर मेरा मफरूज़ा गलत है, अल्लाह ना करे, और आसिम जो है वो मुहिब वतन नहीं है, वो करप्ट है, वो बहुत पॉलिटिकल आदमी है, वो बाजवा गद्दार की बाक़ियात है, वो उसी किस्म की गद्दारी और मनफी सोच लेके चलेगा, तो फिर वो और नदीम अंजुम का जो रेन ऑफ टेरर है ना, फिर तो जनाब ये बहुत ही मुश्किल रास्ते आगे। और अगर ये है और मेरा मफरूज़ा गलत है और आसिम 2 नंबर निकलता है, तो फिर पाकिस्तान के आगे बहुत हालात ख़राब हैं और हमारे पास सिवाय लड़ने के और कोई रास्ता नहीं है अपने हकूक़ हासिल करने के लिए। अल्लाह करे मेरा मफरूज़ा सही हो और मेरी जो पेशन गोई है वो भी सही हो। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपके अहल व याल को, सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़ व मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह सुब्हान ताला मेरा जो मफरूज़ा है उसको सही साबित करे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।